नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कौन से टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं? जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण सवाल पढ़ने वाले दोस्तों, जिन्हें मैंने कहा हूं मक्खन वाले सवाल। ठीक है, मक्खन वाले सवाल कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि ये सदाबहार क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो दोस्तों आपको किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक मैं आपको पढ़ा रहा था टोटल एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर भी जाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, एनसीईआरटी मैंने आपको बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ। आपने अगर मैंने जितना भी पढ़ाया दोस्तों उतना भी पढ़ लिए तो आप बाकी स्टूडेंट्सों से बहुत आगे जाओगे। ठीक है, और ये चीज़ें दोस्तों एग्जाम होने के बाद, ठीक है, एग्जाम होने के बाद आप खुद महसूस करोगे। अभी मैं कुछ नहीं बोलता। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को याद देखना है ना। क्वेश्चन को बिल्कुल भी लापरवाही से नहीं पढ़ना है दोस्तों। एग्जाम हाल में हमें ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी में ये मत करना कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है और हम कुछ आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक है? वृद्धि रोधक मतलब दोस्तों वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है। ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। अब कहोगे सर ये तो अम्ल दिख रहा है लेकिन हार्मोन कैसे हो गया? तो भाई ये हार्मोन ही है। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल भी एक हार्मोन है, याद रखना। और ये कौन सा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। पहली चीज याद रखना दोस्तों, ये चारों नाम जो लिखे हुए हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक और एथिलीन, ये चारों पादप हार्मोन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये चारों कौन से हार्मोन है? पादप हार्मोन है। एक पादप हार्मोन होता है और एक जंतु हार्मोन होता है। जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन जो पाया जाता है ना, ठीक है, ठीक है, कहाँ से निकलता है इंसुलिन? थायराइड ग्रंथि से निकलता है, तो वो जंतु हार्मोन होता है। ठीक है, लेकिन ये कौन से हार्मोन है? पादप हार्मोन है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पादप हार्मोन है या कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, या कौन सा जंतु हार्मोन है या कौन सा जंतु हार्मोन नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखना, वृद्धि रोधक हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ऑक्सिन जो ऑप्शन में लिखा था ना, ये क्या काम करता है? ये वृद्धि करने वाला हार्मोन है। क्या करने वाला हार्मोन है? ये पौधों की वृद्धि करने वाला हार्मोन जो होता है दोस्तों, याद रखना, उसे ऑक्सिन कहते हैं। और जो जिबरेलिन होता है, ये तने की लंबाई बढ़ाता है। तना समझ रहे हो ना, पेड़ में जो मोटा मोटा भाग होता है उसे हम तना कहते हैं। ठीक है, और तने की लंबाई कौन बढ़ाता है? जिबरेलिन बढ़ाता है। एब्सिसिक जो है दोस्तों, याद रखना, वृद्धि रोधक हार्मोन है, मतलब वृद्धि की, उसकी वृद्धि को रोकता है। ठीक है, और एथिलीन आपने सुना होगा दोस्तों, फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों याद रखना, ऑक्सिन। देखिए मुख्य पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन होता है, ठीक है, जिबरेलिन होता है। अब एक आपको नया नाम मिलेगा, साइटोकाइनिन, और एब्सिसिक अम्ल तो मैंने बता ही दिया था। ऑक्सिन क्या करता है दोस्तों, याद रखना, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शाखाओं के अग्रभाग पर कौन सा हार्मोन बनता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कोशिका की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा है, या कोशिका की लंबाई में वृद्धि करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन है। ठीक है, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक हार्मोन कौन सा है, या प्रकाश अनुवर्तन में सहायक पादप हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना ऑक्सिन है। ठीक है, जिबरेलिन मैंने बता चुका हूँ, तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन दोस्तों याद रखना, कोशिका विभाजन तीव्र करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोशिका विभाजन को तीव्र करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पादप हार्मोन कौन सा है? तो साइटोकाइनिन है। ठीक है, और एब्सिसिक अम्ल दोस्तों मैंने बताया था कि ये वृद्धि को रोकता है, वृद्धि संदमन करता है। पत्तियों का मुरझाना दोस्तों एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। और तनाव हार्मोन भी दोस्तों किसे कहते हैं? पादप हार्मोन एब्सिसिक अम्ल को कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है, मुझसे बेटर कोई अगर आपको कंटेंट देता होगा साइंस का, तो आप मुझे इस वीडियो में लिंक जरूर डाल देना उस यूट्यूब चैनल की। ठीक है, मैं जरूर देखना चाहूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रक्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देखिए आपको असत्य कथन देखना है, गलत कथन कौन सा है ये पहचानना है। रक्त हल्का अम्लीय होता है,
ठीक है कि ये कथन सत्य है कि असत्य है। पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। रक्त में रंगीन प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त एक ऊतक है। रक्त परिसंचरण तत्व की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर होगा रक्त हल्का अम्लीय होता है। ये बात गलत है, क्योंकि रक्त कैसा होता है? रक्त होता है क्षारीय। कैसा होता है? रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों आप सीधा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ भी पता नहीं रहता और आपको सिर्फ इतना पता रहता कि रक्त अम्लीय नहीं होता, क्षारीय होता और इसका पीएच मान 7.4 होता है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो 3 वाक्य लिखे हुए हैं दोस्तों, कथन लिखे हुए हैं, वो सभी सत्य हैं। देखिए, रक्त में रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा जो होता है ना वो रंगहीन होता है। याद रखना, रक्त का रंग जो लाल होता है वो आरबीसी के कारण होता है, लाल रक्त कणिकाओं के कारण होता है। ठीक है, और रक्त एक ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है रक्त। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है रक्त। ठीक है, और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए, रक्त की बात कर रहे हैं हम, ब्लड की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक ठोस अवयव होते हैं इसमें और एक द्रवीय अवयव होते हैं। ठोस अवयव में दोस्तों याद रखना, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और रक्त प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी का करती दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करती है? लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं क्या क्या करती हैं? याद रखना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं और रक्त का जो रंग लाल होता है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके अलावा आपको श्वेत रक्त कणिकाएं याद रखना है। ये शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। ठीक है, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और रक्त प्लेटलेट्स जो होती हैं दोस्तों याद रखना, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। क्या होती हैं? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगर आपको चोट लग जाती है और खून निकलता है दोस्तों, तो थोड़ी देर बाद देखना वो जम जाता है। तो वो इसी के कारण जमता है, रक्त प्लेटलेट्स के कारण जमता है। एक होता है द्रवीय अवयव, जिसमें मैंने बताया था प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कैसा होता है? रंगहीन पदार्थ होता है, उसका कोई रंग नहीं होता। ठीक है, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है ये। ठीक है, पीले रंग का तरल पदार्थ द्रवीय अवयव जो होता है प्लाज्मा। देखो, रंगहीन कह रहे हैं लेकिन यहाँ पीले रंग का तरल पदार्थ लिखा है। ठीक है, तो पीला जो होता है ना, हल्का सा वो दिखता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों पीले रंग का तरल पदार्थ इसमें लिखा हुआ है, हालांकि रंगहीन ही होता है वो, है ना। मतलब रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, याद रखना। और इसमें 90% जल होता है और शेष अवयव जैसे कि प्लाज्मा। ठीक है, देखिए, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो पीले रंग का होता है और उसमें पाया जाता है प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और अजैविक खनिज तत्व भी पाए जाते हैं रक्त में। इन पॉइंटों को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आपको देखिए दोस्तों, रक्त वाहिकाएं मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ। धमनी और सिरा, यहाँ से क्वेश्चन कूट कर पूछे जाते हैं। याद रखना, ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। कौन? धमनी। जो दोस्तों ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है ना, उसको हृदय से मतलब हार्ट से अपना जो शरीर होता है उसके विभिन्न अंगों तक कौन ले जाती है? धमनी ले जाती है। लेकिन इसकी एक अपवाद है दोस्तों, फुफ्फुस धमनी। ये क्या करती है? उल्टा करती है, मतलब दोस्तों शरीर से हृदय में ले जाती है। धमनी की मिट्टी मोटी व अधिक लचीली होती है। ये बात भी आपको रखना है याद। बाल्ब नहीं होते। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल्ब किस में नहीं होते, धमनी या सिरा? तो याद रखना, धमनी में बाल्ब नहीं होते। ये सतह नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। धमनी किसके बीच पाई जाती हैं? सतह नहीं होती और ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं। उसी प्रकार से सिरा याद रखना दोस्तों, ये अनॉक्सीकृत रुधिर, मतलब दोस्तों जो ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं रहता, ठीक है, उसको क्या करती हैं? वापस दोस्तों शरीर से हृदय में लाती हैं। और इसका भी एक अपवाद है, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, और बाकी चीज़ याद रखना दोस्तों, मोटी व कम लचीली होती हैं। ठीक है, मतलब इसकी भित्ति कम मोटी और लचीली होती है, बाल्ब होते हैं और सतही होते हैं। ऐसा दोस्तों आपको पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे MP फॉरेस्ट गार्ड के। रक्त समूह की खोज किसने की है? कार्ल लैंडस्टीनर ने की है। RH फैक्टर की खोज किसने की है? वीनर ने की है। RBC का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन होता है। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB है। सर्वदाता कौन सा है? O है। ठीक है,
अगर ऑप्शन में ए बी नहीं मिले और ए बी प्लस मिल जाए तो याद रखना ए बी प्लस होगा, ए बी माइनस सर्वग्राही नहीं होगा। इसी प्रकार से सर्वदाता में अगर ओ नहीं मिले ऑप्शन में और ओ माइनस मिले तो याद रखना ओ माइनस सर्वदाता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिक रोग नहीं है, बताइए इसका आंसर आप लगाइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। ठीक है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस या पटाऊ सिंड्रोम। तो याद रखना दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है ये क्या होती है, आनुवांशिक रोग नहीं होती है। हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, हीमोफीलिया याद रखना दोस्तों, इसे हम शाही रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, शाही रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड की महारानी को सबसे पहले हुआ था। कौन सा, हीमोफीलिया। और इसमें दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता, किसमें, हीमोफीलिया में। इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस की बात करूं मैं, तो कलर ब्लाइंडनेस याद रखना दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों कुछ जो रंग होते हैं उसमें अंतर स्पष्ट समझ में नहीं आता। किसमें, कलर ब्लाइंडनेस में। नाइट ब्लाइंडनेस में दोस्तों याद रखना रात में नहीं दिखता। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है दोस्तों रतौंधी, इसे ही रतौंधी कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या खाना चाहिए, गाजर, आम, पपीता खाना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम है दोस्तों याद रखना। पटाऊ सिंड्रोम दोस्तों याद रखना दो प्रकार के होते हैं, एक पटाऊ सिंड्रोम होता है और एक डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम के बारे में याद रखना दोस्तों, 13वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। कौन से गुणसूत्र, 13वें। और डाउन सिंड्रोम दोस्तों 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है, ये बात आपको याद रखना है। मेंडल ने मटर के पौधे के 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण की बात करता हूं मैं, तो कुछ प्राणी में लिंग निर्धारण दोस्तों याद रखना अंडे के ऊष्मीय ताप पर निर्भर करते हैं। और इसका उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, घोंगा। क्वेश्चन आएगा कि किस प्राणी का लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मीय ताप पर निर्भर करता है, घोंगा। और कुछ प्राणी जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण दोस्तों लिंग सूत्र पर निर्भर करता है। डबल एक्स मतलब मादा और एक्स बाय मतलब नर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इसके लिए दोस्तों याद रखना पुरुष जिम्मेदार होता है, पिता जिम्मेदार होता है। पुरुष में यानी कि नर में दोस्तों एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और मादा में एक्स एक्स पाए जाते हैं। अगर पुरुष से बाय जाएगा तभी लड़का होगा, अन्यथा लड़की होगी। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए उपार्जित लक्षण और आनुवांशिक लक्षण में क्या अंतर होते हैं। आनुवांशिक लक्षण दोस्तों जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। जैसे मान के चलो दोस्तों, दद्दा की जो आंखें हैं, ठीक है, अगर चमकीली हैं तो हो सकता है कि नाती की भी चमकीली हो। और अगर दद्दा के जो बाल हैं दोस्तों घुंघराले हैं तो नाती के भी क्या हो सकते हैं, घुंघराले बाल होते हैं। लेकिन उपार्जित लक्षण दोस्तों याद रखना ये पीढ़ी दर पीढ़ी संचित नहीं होते हैं। ठीक है, ये मतलब क्या होते हैं उपार्जित लक्षण, मतलब दोस्तों कहने का मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दद्दा ने पढ़ाई नहीं किया तो नाती भी पढ़ाई नहीं करेगा। नाती का उपार्जित लक्षण हो सकता है दोस्तों की पढ़ के कलेक्टर बन सकता है। क्लियर, समझने के लिए मैं ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है दोस्तों समजात और समरूप, इनसे भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं। समजात अंग और समरूप अंग क्या होते हैं। समजात अंग दोस्तों याद रखना संरचना समान, कार्य अलग। बहुत इंपॉर्टेंट है, समजात मतलब दोस्तों संरचना समान, कार्य अलग। उदाहरण याद रखना दोस्तों, जैसे पक्षी, सरीसृप, जल, स्तरचल, स्तनधारी हो गया दोस्तों, इनकी संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, और समरूप में दोस्तों याद रखना इसमें क्या होता है, इसमें कार्य समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। जैसे पक्षी के अग्रपाद और चमगादड़ के अग्रपाद। ठीक है, और समरूप अंग यह प्रदर्शित करते हैं कि जंतुओं के अंग जो समान कार्य करते हैं अलग अलग पूर्वजों से विकसित हुए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। ग्रीन मफलर का उपयोग दोस्तों ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। ये ग्रीन मफलर क्या होता है, आप जाते होगे बाईपास रोड पे, बीच में देखा होगे आपने पौधे लगे होते हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है ग्रीन मफलर। जो गाड़ियाँ चलती हैं और बहुत ज़्यादा ध्वनि होता है, साउंड होता है दोस्तों, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये पौधे। इसीलिए दोस्तों याद रखना ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषण को मापने की इकाई, एक्चुअल में ये इकाई नहीं कहेंगे हम इसे,
एक प्रकार से सूचक कह सकते हैं, इंडिकेटर कह सकते हैं। लाइकेन जो है दोस्तों याद रखना वायु प्रदूषण की शुद्धता की पहचान करती है। जहाँ लाइकेन होते हैं ये मान के चलो वहाँ का जो पर्यावरणीय एटमॉस्फेयर है दोस्तों बहुत अच्छा है, और जहाँ लाइकेन नहीं है तो वहाँ प्रदूषण है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध कौन होता है? लाइकेन होता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्ग के जीवों में किस प्रकार का जनन होता है? इसमें याद रखना दोस्तों निम्न वर्ग के जीवों में अलैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनन क्या होता है। जनन का मतलब दोस्तों नए जीव उत्पन्न करना। सिंपल सी बात दोस्तों, नए जीव उत्पन्न करना ये क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, लैंगिक में दोस्तों याद रखना नर और मादा रहते हैं, लेकिन अलैंगिक में ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रखना किस वर्ग के जीवों में, निम्न वर्ग के जीवों में किस प्रकार का जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, अलैंगिक जनन निम्न वर्ग के जीवों में होता है, लैंगिक जनन दोस्तों उच्च वर्ग के जीवों में होता है, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, अमीबा में दोस्तों ये जितने भी लिखा हूँ मैंने ये सब अलैंगिक जनन हो रहा है इनमें, है ना। अमीबा में विखंडन होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो भागों में टूट के विखंडन हो जाता है और नए जीव बन जाते हैं। प्लाज्मोडियम में द्विखंडन होता है, दो भाग में टूट के बनते हैं। स्पाइरोगाइरा में विखंडन होता है। प्लेनेरिया में दोस्तों याद रखना पुनरुद्भवन होता है, और हाइड्रा में मुकुलन होता है, और ईस्ट में दोस्तों मुकुलन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्ट हैं। क्वेश्चन पिछले बार भर भर के पूछे गए थे कि हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन। ईस्ट में, ईस्ट मतलब खमीर, ठीक है, मुकुलन। स्पाइरोगाइरा खंडन। तो आपको याद रखना है पूरे ये जितने मैंने आपको बताया हूँ। परजीवी का उदाहरण क्या है? अमरवेल, जू, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों दोस्तों याद रखना परजीवी के उदाहरण हैं। परजीवी का सिंपल सा मतलब है जो दूसरों का खून चूसता है। सिंपल सी बात, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ। जू जो होता है दोस्तों देखे होंगे आपने, पहले इंसान के सर पे बालों में होते थे, ठीक है, लेकिन आजकल नहीं हो रहे हैं क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है। टेक्नोलॉजी इन द सेंस मतलब दोस्तों शैम्पू लगा रहे हैं लोग, ठीक है, साबुन लगा रहे हैं, बढ़िया नहा रहे हैं अच्छे से, है ना। पहले भी नहाते थे लोग, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी दोस्तों, लोगों के पास इतने संसाधन नहीं होते थे। और आज के समय में हम जो कीटनाशक वाले, उर्वरक वाले खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, इसके कारण दोस्तों क्या हुआ है, हमारा शरीर खुद इतना जहरीला बन चुका है कि वो जू हो गया। पहले बहुत प्रकार के रोग होते थे दोस्तों, चर्म रोग, वो आजकल किसी को नहीं होते, ठीक है। तो इसका सब कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों बदलता हुआ पर्यावरण, बदलता हुआ समय। इसलिए कहते हैं कि पर्यावरण की हमें रक्षा और सुरक्षा करना चाहिए दोस्तों, ताकि आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ी को, ठीक है, एक नया पर्यावरण और एक शुद्ध पर्यावरण दे सकें। इसलिए प्रण करो दोस्तों कि एक पौधा हमेशा हर साल लगाना चाहिए। ना सिर्फ लगाना चाहिए बल्कि दोस्तों उसका हमें संरक्षण भी करना चाहिए और साथ में संवर्धन भी करना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, परजीवी मैंने बता दिया है ना। देखिए दोस्तों आहार श्रृंखला जो होती है, देखो अगर मैं आपको आहार श्रृंखला पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से पढ़ाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ ताकि आपका काम एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में हो जाए। और अब हमारे पास रिवीजन करने के अलावा दूसरा समय नहीं है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है, ये बात आपको याद रखना है। हरे पौधे जो होते हैं दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का मात्र 1% भाग अवशोषित करते हैं। जितना उनकी पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो कितना होता है? 1% होता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर दोस्तों याद रखना 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसे 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ मतलब दोस्तों जो सड़ गल जाते हैं, ठीक। फल सब्जी के छिलका आप फेंकना और उनको कहीं फेंकना, मान के चलो आप जहाँ भी फेंकते हो और 25-30 दिन बाद देखना वो आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन पन्नी दोस्तों याद रखना, प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे और रेडियो एक्टिव अवशिष्ट जो होते हैं ये कभी नहीं गलते, ठीक है। तो इसे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ओजोन छिद्र की खोज 1985 में अंटार्कटिका में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैव घटक किसे कहते हैं? सभी पौधे और जानवर जैव घटक हैं जिनमें जीवन पाया जाता है। और अजैव घटक दोस्तों हवा, पानी, तापमान, प्रकाश, भूमि जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। निम्न में से कहाँ पर पाचन नहीं होता?
मुख, आहार नाल, आमाशय, छोटी आंत। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा इंसान का। ठीक है, ये इंसान होता है, मुंह होता है, तो मुंह का पाचन, मुंह जो भोजन का पाचन होता है दोस्तों, याद रखना मुंह से प्रारंभ हो जाता है। ये आहार नाल होती है, ठीक, यहाँ आमाशय होता है और इधर एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत, और बाहर क्या हो जाता है, अवशिष्ट पदार्थ निकल जाते हैं। ठीक है, तो मुख में पाचन होता है, आहार नाल में पाचन नहीं होता, आमाशय में भी होता है, और छोटी आंत में दोस्तों भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। याद रखना इसका आंसर हो जाएगा आहार नाली या आहार नाल में दोस्तों पाचन नहीं होता। क्लियर। देखिए जीवाणु दोस्तों, याद रखना जीवाणुओं को भक्षण करने वाले एंजाइम को लाइसोसोम कहते हैं, और ये मुंह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, बहुत अच्छे से शब्दों को सुनना, मुंह में पाया जाता है। और लार में दोस्तों टाइलाइन एंजाइम पाया जाता है। देखो मुंह में लाइसोसोम भी पाया जाता है और टाइलिन भी पाया जाता है, लेकिन टाइलिन जो है लार में पाया जाता है, लेकिन लाइसोसोम जो है दोस्तों याद रखना ये लार में नहीं पाया जाता। ठीक है, और लार में टाइलिन एंजाइम और लाइसोसोम एंजाइम जो होता है दोस्तों जीवाणुओं का भक्षण करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन दूध का पाचन करता है, और पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, अग्नाशय रस को कहते हैं, और लाइपेज दोस्तों वसा का पाचन करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब दोस्तों याद रखना, निकट दृष्टि अच्छी है, बाकी में दोष है। मतलब दोस्तों पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता निकट दृष्टि दोष में। इसी प्रकार से दूर दृष्टि दोष में दूर दृष्टि अच्छी है, मतलब दूर का अच्छा दिखता है लेकिन पास का अच्छा नहीं दिखता। और निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आ से अवतल और नी से क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष, अनी। ठीक है, अनिल याद रखना, मैंने अम्ल नीला को लाल करता है ये वाली ट्रिक आपको बताया था। इसी प्रकार से अनी भी यहाँ रखना कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष दोस्तों द्विफेक्सी लेंस। जरा दृष्टि दोष में याद रखना दोस्तों ये दोनों प्रॉब्लम होती है, और अबिंदुकता में दोस्तों याद रखना ऐसा ऐसा लाइन दिखती है। ठीक है, लाइन टाइप की दिखती है, और इसके लिए दोस्तों बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है दोस्तों उसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है कि आगे बनता है, बताइए मुझे। तो रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में, आ से अवतल आ से आगे। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस और जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का या बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तने का रूपांतरित रूप नहीं है। तो तने का रूपांतरित रूप मेरे भाई कौन सा नहीं है, गाजर नहीं है। क्यों, क्योंकि गाजर क्या है, जड़ है। ठीक है, रूट है, गाजर क्या है, जड़ है, एक रूट है। बाकी आलू प्याज हल्दी क्या है, सब तना है। क्लियर। चलिए शरीर के अंदर अच्छा एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको ये तो बता दिया कि तना कौन कौन से हैं, आलू प्याज और हल्दी हैं, और गाजर जड़ है, मूली भी जड़ है भाई याद रखना, हल्दी अदरक केसर प्याज तना ये सब तना है, क्या है, तना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है। तो याद रखना इसका आंसर होगा हिपेरिन। कौन सा रोकता है, हिपेरिन दोस्तों याद रखना, ये लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, और शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकता है, जमने से रोकता है। दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि मेरा एक यूट्यूब चैनल और है दोस्तों। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं मुझे कि कमाई करने के लिए सर ने एक और यूट्यूब चैनल बना लिए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, कमाई करने के लिए बनाया हूँ मैं, तो अभी नया नया यूट्यूबर हूँ, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता दोस्तों कि यूट्यूब में कमाई कैसे होती है। बहुत जल्दी सब्सक्राइबर लगा, हालांकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने में मेरी पेमेंट भी आने लगेगी, लेकिन अभी मेरी कमाई शुरू नहीं हुई भाई, है ना। मैंने चैनल दूसरा इसलिए बनाया हूँ क्योंकि अगर धोखा से दोस्तों कॉपीराइट आती है, कभी कभी क्या होता है कॉपीराइट मिल जाती है तो चैनल डिसमिस हो जाता है। तो एक बैकग्राउंड बनाने के लिए दोस्तों, बैकअप बनाने के लिए मैंने एक और चैनल बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझता होगा, ठीक है, वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझता दोस्तों तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कह सकता मैं, है ना। बाकी अगर आपको ऐसा कंटेंट डेली चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।